ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इस फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं और इनकी जो मोशन है वो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं बेटा कि जिसमें स्ट्रेट लाइन मोशन हो, बॉडीज मस्ट नॉट बी रोटेटिंग, ये सीधी जानी चाहिए। और हम ये इमेजिन करते हैं कि इसकी वेलोसिटी u1 है और इसके आगे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा, हम इसका मास लेते हैं m2 और इसकी वेलोसिटी लेते हैं u2। अच्छा, अगर ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास ये दोनों बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, u1 इज ग्रेटर देन u2, ये दोनों बॉडीज का यहां पे कोलिजन हो रहा है बेटा। तो ऐसा कोलिजन जिसमें कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो सेम रहती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम रहे, तो ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। सपोज करें इस बॉडी की इस वक्त काइनेटिक एनर्जी है 50 जाउल फॉर एग्जांपल, और इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है 30 जाउल। अब आप बताएं इन दोनों को ऐड करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी हो गई? 80 हो गई ना। इन दोनों को आपने ऐड कर लिया, सम कर लिया, तो कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी है 80 जाउल, टोटल काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, अब कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद ये इमेजिन कर लें कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है 20 जाउल और इसकी है 60 जाउल। अब इन दोनों को भी ऐड करें तो ये भी कितना बनता है? तो बेटा अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी वो सेम रहे, तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। इसकी डेफिनेशन लिखें, सच अ कोलिजन in which kinetic energy before collision is always equal to kinetic energy after collision, then it is said to be after collision, then it is said to be elastic collision। ठीक है बेटा। अच्छा, और अगर ऐसा ना हो, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए, सपोज करें कि कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी 80 जाउल है इन दोनों को ऐड करके, और अगर ऐसा होता कि कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी 60 जाउल रह जाती, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन के इक्वल नहीं आई, तो बेटा ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक। तो इसी डेफिनेशन में इनइलास्टिक कोलिजन में ये लिखेंगे आपके काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, तो फिर ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनइलास्टिक। अच्छा, अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है, कई बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये एनर्जी फिर गई किधर? तो जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा इनइलास्टिक कोलिजन में वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक ये कन्वर्ट हो सकती है हीट की फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाती है साउंड में। टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम नहीं रहेगी तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। अच्छा, इसमें यह कभी नहीं कहना कि टोटल एनर्जी सेम नहीं रहती, टोटल एनर्जी सेम ही रहेगी। ये जो 20 का डिफरेंस आ रहा है वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अगर उस एनर्जी को इसमें ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी। ये कभी नहीं बोलना, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि कई बच्चे फ्लो में ये मिस्टेक कर जाते हैं कि भाई टोटल एनर्जी बदल जाती है, वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी सेम रहती है बेटा, इसमें क्या सिर्फ बदलती है इनइलास्टिक में? काइनेटिक। तो अब मैंने आपको इलास्टिक कोलिजन समझा दिया कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहे, वो इलास्टिक है, और जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम ना रहे वो क्या होता है?
अब थर्ड वन एक और लिखे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ये क्या होता है? तो इस टाइप पर है। अब इनमें कोलिजन हुआ, अब कोलिजन के बाद अगर काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहे, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन वही रहे जो पहले थी, और डायरेक्शन भी वही रहे। आप नोट करें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलिजन से पहले आप लोगों की राइट साइड पे मूव कर रहे हैं और आफ्टर द कोलिजन भी किधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोलिजन के बाद इनकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई। तो ऐसे इलास्टिक कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन इन, तो लिखें डेफिनेशन इसकी कि सच अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी and direction of colliding objects before and after collision remain same, is called, यानी जो बिफोर कोलिजन थी वही आफ्टर कोलिजन हो। क्या क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी भी और डायरेक्शन भी रिमेन सेम, इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब हमें फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है कि आफ्टर कोलिजन अगर किसी बॉडी की हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए तो हम उसको, वो कौन सा फार्मूला है जिससे हम उसकी फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकते हैं? मींस we are going to determine the velocities v1 and v2। अब ये कैसे निकालते हैं ये जरा देखें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये देखें बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक आप इससे प्रीवियस चैप्टर में टॉपिक में पढ़ के आते हो, इससे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही पढ़ते हो। वो क्या होता है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जैसे ये बॉडी है इसका m1 u1, इस बॉडी का मोमेंटम m2 u2 इक्वल होगा इस बॉडी का मोमेंटम m1 प्लस इस बॉडी का मोमेंटम इसके इक्वल होगा। इसको आप बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से सबसे पहले आप ये वन वाली क्वांटिटीज एक साइड पे कर लें, m1 u1 माइनस m1 v1, बेटा इधर रह गया m2 v2, ये उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस m2 u2। अब आप बेटा बताएं यहां से क्या कॉमन आएगा, और अंदर आ जाएगा u1 माइनस v1, और इधर क्या आएगा v2 माइनस u2। आप इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो आपने इसी से निकाली है जब आपने दोनों बॉडीज यानी कि वन वाली बॉडीज एक साइड पे कर ली, टू वाली एक साइड पे कर ली। अब सिंस द कोलिजन इज इलास्टिक, तो चले बताएं इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहती है? तो मैं पूरी काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली उसका फार्मूला लिख रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mv स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर। वैसे mv स्क्वायर होता है लेकिन आपने इसकी वेलोसिटी को u बोला है, प्लस इधर क्या आएगा 1/2 mu2 स्क्वायर। कोलिजन के बाद वेलोसिटी का नाम आपने v रखा है, तो ये बन जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब नोट करें यहां से क्या कॉमन आएगा, 1/2 इधर से कॉमन आएगा और 1/2 इधर से कॉमन आएगा, वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें भी आप वन वाली क्वांटिटीज एक साइड पे ले आओ, तो ये बन जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर। इधर आ जाएगा m2 v2 स्क्वायर, इधर ये बच गया ना v2, और ये वाला जो m2 u2 है ये इस साइड पे आ जाएगा माइनस m2 u2 स्क्वायर। कोई बच्चा बता सकता है कि अब इधर क्या चीज कॉमन आएगी? तो जब यहां से m1 कॉमन आएगा,
यहां से जब कॉमन आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, ये आप लोगों को नजर नहीं आएगा नीचे, तो यहां से जब m1 कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इधर आएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अच्छा, अब आप लोगों को याद है, आप लोगों ने इवन मैट्रिक में भी एक फार्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी, और तो यहां पे इसको आप एक मर्तबा माइनस में लिखेंगे, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1। सिमिलरली इस वाले फार्मूला को भी आप लिखेंगे v2 माइनस u2। यहां पर ये इक्वेशन 3 है, तो अब आप करेंगे कि 3 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स, इक्वेशन 3 को आप ऊपर रखेंगे m1 u1 माइनस v1, u1 प्लस v1, और इधर आएगा बेटा m2 v2 माइनस u2, v2 प्लस u2। अब इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, ये वाली इक्वेशन से। तो जब आप डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा m1 u1 माइनस v1, और इधर आएगा बेटा m2 v2 माइनस u2। अब बताएं क्या बेटा इसका फैक्टर, नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है? ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये फैक्टर भी कैंसिल। अब जो बच जाएगा वो मैं लिख रहा हूं, u1 प्लस v1, और इधर बच जाएगा v2 प्लस u2। अब इसमें से आप u2 को पहले इधर ले आए और v1 को इधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा u1 माइनस u2 इक्वल v2 माइनस v1। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज बनी है ना, इसको एक तो मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं, और ये हमारे पास एक बड़ी एक इंफॉर्मेटिव सी चीज बन गई है। ये ब्रैकेट जो है ना, इस कुलयन के बारे में हमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रही है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कुलयन बता रही है। देखें, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो या माइनस हो, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर्स बेटा ऐड होते हैं तो रिजल्टेंट जरूर आता है, ऐसा ही है ना। इट मींस कि ये दो वेलोसिटीज ऐड हो रही हैं, और ये भी दो वेलोसिटीज ऐड हो रही हैं। आपको नेगेटिव का साइन तो नजर आ रहा है, लेकिन मैंने आपको वेक्टर्स वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी इनफैक्ट क्या होती है, एडिशन ही होती है किसी वेक्टर का उसके किस वेक्टर से, नेगेटिव वेक्टर से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इनको वेक्टर्स, इनको स्पीड की बजाय मैं वेलोसिटी बोल देता हूं, तो ये दोनों वेलोसिटीज ऐड हो रही हैं और एक रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी जिसका नाम होगा रिलेटिव वेलोसिटी। आप मुझे बताएं, इस ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का साइन है, तो मुझे बताएं, सिंपल मैथ्स है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी हो तो आंसर पॉजिटिव आता है। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि u1 बड़ी वैल्यू है और u2, और यहां पे कौन सी वैल्यू बड़ी है, यहां पे भी प्लस का साइन है, यहां पे कौन सी बड़ी है। अब देखें, एक ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक कलर वाली एक बॉडी है जिसको आपने m1 बोला है, और एक रेड कलर वाली बॉडी है बेटा जिसको आपने m2 बोला है। ये ब्रैकेट हमें ये सिखा रही है कि u1 बड़ी, ये u1 से मूव कर रही है, ये u2 से। तो कुलयन से पहले ये ब्रैकेट हमें ये बता रही, बेटा सुन ले इधर, ये ब्रैकेट हमें ये बता रही है कि ये बॉडी तेज जा रही है और ये स्लो जा रही है। सोचें, आप मोटरवे पे जा रहे हैं, एक ही लेन में दो गाड़ियां, पीछे वाली गाड़ी तेज चल रही हो, आगे वाली गाड़ी स्लो चल रही हो, तो वो बेटा दूर जाएंगी या करीब आएंगी? करीब आएंगी ना। तो ये ब्रैकेट भी हमें यही बता रही है कि u1 की, यानी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है, सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी कम है, सो दे आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। तो इस ब्रैकेट को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये जो ब्रैकेट है इसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स। अब आप मुझे बताएं, यहां पे कुलयन हो गया क्योंकि u1 u2 से बड़ी थी, कुलयन हुआ। कुलयन के बाद ये ब्रैकेट कह रही है कि अब v2 ज्यादा हो गई है, यानी कुलयन के बाद अब आगे वाली बॉडी फास्ट जा रही है और पीछे वाली बॉडी, अब आप मुझे बताएं क्या होगा जब आगे वाली गाड़ी फास्ट जाएगी, पीछे वाली गाड़ी स्लो जाएगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आगे है वो तेज जा रहा है, पीछे वाला स्लो जा रहा है, तो उनमें फासला बढ़ेगा नहीं, तो वो सेपरेट होंगी। तो इसका मतलब है ये जो ब्रैकेट है वो हमें बता रही है कि ये क्या चीज है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और इनमें किस चीज का साइन है, इक्वालिटी का। क्या मतलब हुआ कि अगर दो बॉडीज में इलास्टिक कुलयन होगा इन वन डायमेंशन, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
हमेशा इक्वल होगी किसके? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज ऑलवेज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में होता है। डू यू अंडरस्टैंड? बेटा नोट करें इसको। इसको हमने इक्वेशन 4 भी बोल दिया है, और ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल आ गया। ये आपको ब्रैकेट दे के फेडरल बोर्ड में या आपको इवन पंजाब बोर्ड में किसी भी बोर्ड में पूछा जा सकता है कि बताएं अगर दो बॉडीज इलास्टिकली इन वन डायमेंशन कोलाइड कर रही हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ u1 माइनस u2 और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v2 माइनस v1। ठीक है, तो इस तरह से इसको पूछा जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं यहां से v1 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, v1 की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दूंगा तो मेरे पास v2 की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि v1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहां पे कहते हैं कि बाय डीलिंग, क्योंकि फेडरल बोर्ड के सिलेबस में इसकी फर्दर डेरिवेशन नहीं है, वो काफी लंबा टॉपिक हो जाता है, तो हम ये करेंगे कि बाय डीलिंग विद इक्वेशंस 1 and 4 वी गेट, फिर हमारे पास दो वेलोसिटीज आती हैं। बेटा पहली वेलोसिटी आती है v1, ये देखें। अब इसका फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, चूंकि बड़ी लंबी डेरिवेशन आप छोड़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको फार्मूला एक्यूरेटली याद होना चाहिए। तो फार्मूला बनेगा m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए इसको याद करने का भी तरीका है, वो बड़ा आसान है। v1 का मतलब है फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो आप फर्स्ट मैस में से बेटा सेकंड मैस क्या कर देंगे? माइनस, और डबल ऑफ द मोमेंटम ऑफ अदर बॉडी लगाएंगे यहां पे। इसी तरह मुझे बताएं v2 कैसे लिखेंगे आप? यहां पे v2 कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v2? नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ v2? v2 क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों आप सेकंड मैस में से फर्स्ट मैस क्या कर देंगे और इसकी कोलिजन से पहले वेलोसिटी लिख लेंगे u2, और डबल ऑफ द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 u1, और डिवाइड आप क्या करेंगे? m1 प्लस m2। तो ये हमारा टॉपिक है कि जिसके जरिए हम फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकते हैं आफ्टर कोलिजन। क्लियर हो गया ये? इसकी डेरिवेशन समझ आइए आपको। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है ये फेडरल बोर्ड के अंदर, बहुत ज्यादा। डू यू अंडरस्टैंड? चलें इसको नोट कर लें, फिर इसके डिफरेंट केसेस होते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेसन में इसको समझेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।